डेट है आज 13 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है स्टेबल एज बायोफ्यूल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी प्लान बनाया है जो स्टेबल को बर्न कर देते हैं किसान फार्मर्स अपने खेत में, उससे बायोफ्यूल और मैन्योर बनाया जाएगा। बायोफ्यूल का मतलब है, बायो का मतलब है जिसमें जीवन है, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी कि जो स्टेबल है वो बायो है, उससे फ्यूल बनाया जाएगा, ईंधन बनाया जाएगा जो पेट्रोल डीजल की जगह व्हीकल में, कार गाड़ियों में यूज हो सकेगा। और मैन्योर का मतलब है खाद, जो खेतों में खाद बनाया जाता है, खाद डाला जाता है क्रॉप कल्टीवेशन में, खेती करते समय। तो ये मैन्योर और बायोफ्यूल बनाया जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि स्टेबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में इसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी और नुकसान होता है। तो स्टेबल बर्निंग है क्या? स्टेबल बर्निंग है जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है किसान खेती करने के बाद, उसको क्रॉप रेजिड्यू को, क्रॉप रेजिड्यू का मतलब है अवशेष खेती की, मान लो पैडी कल्टीवेशन की, धान की खेती की। अब धान की खेती जैसे मान लो ये खरीफ की फसल है, जून से सितंबर के बीच में की जाती है जब साउथ वेस्ट मानसून होता है। अब ये हार्वेस्ट कर ली पैडी, यानी कि चावल काट लिया, यानी कि उसको काटने के बाद, जैसे ये चावल की खेती हो रखी है, ये काट लिया, यहाँ से जब काटने के बाद मशीन से काटा तो ये नीचे स्टेबल बच गया इसका। स्टेबल का मतलब रेजिड्यू बच गया इसका, डंठल जिसे बोलते हैं हिंदी में डंठल। अब इसको क्या करता है किसान, उखड़वाता नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, लेबर लेके उखड़वाए इसे, या मशीन से उखड़वाए तो मशीन वाला भी भाई साहब पैसा ले लेता है, एक खेत में ही 1-1.5 हज़ार रुपये लग जाएंगे उसके। तो इससे बचने के लिए वो, यानी कि कम पैसे में क्या है, एक भी पैसा नहीं लगना, इसमें इकट्ठा करके इसको माचिस की तिल्ली लगा देता है और जला देता है इसको। ये स्टेबल बर्निंग, यानी कि क्रॉप रेजिड्यू को अपनी अगली फसल बोने के लिए, नेक्स्ट क्रॉप बोने के लिए, उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए क्रॉप रेजिड्यू को जलाना स्टेबल बर्निंग है। कुछ इस तरह से देखो, ये धान की खेती की, ये बच्चा जो स्टेबल, ये इसने जला दिया अपने खेत में, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ये धुआं बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। हरियाणा, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी है और आपका राजस्थान है, इन एरियाज़ में विंटर सीजन में ये बहुत ज़्यादा धुआं होता है इस सीज़न में, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून इस टाइम पे विद्रॉ हो रही होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर में बारिश होती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में, तो वो उस टाइम पे जा रही होती है, यहाँ से विद्रॉ कर रही होती है अक्टूबर के टाइम में, और इसी टाइम में इस स्टबल को जला देते हैं। इस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नवंबर 10, 2015 में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक एनजीटी सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, पॉल्यूशन वगैरह एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो भी मान लो मामले हैं, डिस्प्यूट हैं, झगड़े हैं, वो इसमें सुने जाते हैं एनजीटी में। तो एनजीटी ने 10 दिसंबर 2015 को क्रॉप रेजिड्यू को जलाना, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग को बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। तो ये बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल देखो यही है, लिक्विड या गैसियस फ्यूल होगा, ये लिक्विड में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा। और इसको बायोफ्यूल को डीजल पेट्रोल की जगह पे, या और फॉसिल फ्यूल हैं जो जीवाश्म ईंधन, जैसे यही पेट्रोल डीजल या कोल वगैरह से जो एनर्जी बनती है, इनके लिए, इनकी जगह पे ये बायोफ्यूल यूज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट में, कार गाड़ियों में, स्टेशनरी या पोर्टेबल या अदर एप्लीकेशन में कहीं पे यूज हो सकता है ये। नेक्स्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी। एक मीटिंग हुई भाई साहब लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यूएस प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने कन्वीन की, उन्होंने मीटिंग करवाई रिसेंटली। इंडिया ने यहाँ पे फोकस किया कि वर्ल्ड को क्या है, जॉइंटली ग्लोबल नॉर्म्स के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ आना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, जैसे सोशल मीडिया या क्रिप्टो करेंसी के लिए, कि इनका यूज कैसे किया जाए। यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस किया एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल। ये एक इनिशिएटिव होगा, इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, स्थापना की जाएगी इस इनिशिएटिव की। ये काम क्या करेगा? वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए। और डेमोक्रेसी तो आप जानते हो क्या है भाई साहब, डेमोक्रेसी पढ़ी होगी आपने। सिंपल फॉर्म में डेमोक्रेसी में बताऊं, इब्राहिम लिंकन की भाषा में, जो इब्राहिम लिंकन थे, यूएस के, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी इब्राहिम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के जरिए ही चुनी गई सरकार, लोगों के लिए ही सरकार होगी, फॉर द पीपल। लोगों द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए ही चुनी गई है, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है, लोगों के लिए ही काम करेगी, फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करेगी। तो डेमोक्रेसी में यही तो होता है, इलेक्शन होता है, लोग चुनते हैं लोगों को ही,
और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर पार्लियामेंट में वो लॉ बनाते हैं, उनके लिए, लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो यही डेमोक्रेसी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान बनाया है, वो फ्री मीडिया और करप्शन से लड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है इनको मजबूत करने के लिए और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए $424.4 मिलियन ये देगा सपोर्ट, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्च ऑफ आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं हस्तशिल्पकार, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है। किसने लॉन्च किए है ये? देखो, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जो हमारे इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का रीजन समझते हो ना आप, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये अपना हिंदुस्तान है। जैसे ये देखो भाई साहब, अपना हिंदुस्तान का मैप जैसा भी बना है, ये वाला रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला रीजन है। यहाँ पे एक कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने लॉन्च किया है, ये जो स्कीम लॉन्च किया आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यहाँ पे हस्तशिल्पकार हैं, हाथों से कुछ चीज़ बनाते हैं, आर्टिजन है, कलाकार हैं, उनको प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करेगा ये? लोन देगा, उन्हें लोन देगा आसान टर्म में, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, यानी कि वित्तीय सहायता देगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम जनरेट हो सकेगी और उनके जो उन्हें जो भी ये कला आती है उनको एक्सपेंड करने के लिए सहायता करेगा, मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा और उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। तो इस सेक्टर को प्रमोट करेगा एक तरह से। नेक्स्ट है इंडिया को चेयर्स ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव है। अभी क्या है, इसकी मीटिंग हुई और इसको को चेयर किया इंडिया ने। देखो, चेयरमैन था इस मीटिंग का कनाडा, और को चेयर यानी कि सहायक जो चेयरमैन होते हैं, सहायक चेयरमैन, को चेयरमैन था इंडिया। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं। ये इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, इसमें 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, टोटल मिला के 45 कंट्री है। इसका टारगेट ये है कि जो ग्लोबल रिडक्शन करना है, जो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन का इमिशन होता है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मानव द्वारा, ह्यूमन द्वारा जो मीथेन का इमिशन होता है CH4 का इन्वायरमेंट में, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है इन्वायरमेंट से। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों मिलकर एक साथ आएंगी और कुछ इनिशिएटिव लेंगी ताकि मीथेन का जो इमिशन होता है वो कम हो जाए। ये फोरम 2004 में क्रिएट किया गया था। अभी इसके वाइस चेयरमैनशिप फर्स्ट टाइम इंडिया के पास आई है और मतलब जो स्टीयरिंग लीडरशिप है वो यूएसए के पास है और चेयरमैनशिप इसके पास है कनाडा के पास। जो इमिशन है मीथेन का, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जो ग्रीन हाउस गैस है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जो CO2 से जितना नुकसान होता है ना इन्वायरमेंट में, जितना हार्म होता है, तो उससे भी 25 से 28 गुना ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसानदायक है, हानिकारक है मीथेन। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? देखो, ग्रीन हाउस गैस किसी को भी तब ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं अगर उसके पास, किसी गैस के पास पोटेंशियल है हीट एब्जॉर्व करने का, जैसे वो ऊष्मा एब्जॉर्व करके रखे, सोख के रखे इन्वायरमेंट में। जैसे CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है, जो हवा में मॉइस्चर है, वाटर वेपर, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। इनको ग्रीन हाउस गैस इसलिए बोला जाता है, अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमती रहें तो एटमॉस्फेयर में क्या करेंगी, ये हीट को एब्जॉर्व कर लेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तापमान। और टेम्परेचर इंक्रीज होना एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना ही उसे ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई साहब इसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लेशियर, बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे या हाई लैटिट्यूड पे, तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी। जैसे आर्कटिक के आसपास बर्फ़ जमी हुई है या अंटार्कटिक के आसपास यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, ये पिघल जाएगी। समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल, पानी का लेवल जो बढ़ जाएगा ये बर्फ़ पिघलने से, तो क्या होगा, ये समुद्र का पानी का लेवल बढ़ने से जो आसपास के ये छोटे आइलैंड नेशन है, जैसे मेडागास्कर है, श्रीलंका है, ये आसपास के फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये नेशन है, या इधर ये नेशन है जो कैरिबियन सी के आसपास, बारबाडोस वगैरह यहाँ पे, तो ये नेशन है, राष्ट्र है, डूब जाएंगे। तो और भी बहुत सारे नुकसान होंगे, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा इनकी वजह से। तो ये मीथेन गैस को कम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए इनिशिएटिव होता है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो ये ग्रीन हाउस गैस है।
और देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज़्यादा 80 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है इसका, यानी कि एब्जॉर्ब करने का, हीट एब्जॉर्ब करने का 80 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है, और इससे ज़्यादा टाइम तक ये इन्वायरमेंट में रहती है। और अप्रोक्सीमेटली जो 40% मीथेन का जो इमिशन होता है वो नेचुरल सोर्सेज से होता है, और बाकी का 60% जो इमिशन हो रहा है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्स से होता है। मानव द्वारा इतना निकलता है 60% मीथेन जितना भी इन्वायरमेंट में होता है। जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग करने से, जैसे भैंस वगैरह पालते हैं या फिर गाय वगैरह पालते हैं, जो उन्हें खाना खिलाते हैं ना, फूड खिलाते हैं, वो ऐसा खाना होता है भाई साहब कि उसकी वजह से मीथेन का इमिशन होता है उनकी वजह से। क्योंकि जैसे आपने कभी भैंस देखा होगा, भैंस खाना खाने के बाद मुंह चलाती रहती है, उसके मुंह में से झाग निकलते रहते हैं भैंस के मुंह में से। अब उस टाइम पे वो अपना खाना पचा रही होती है, डाइजेस्ट कर रही होती है, लेकिन उस टाइम पे वो मीथेन का इमिशन कर रही होती है, उसके मुंह से मीथेन गैस निकल रही होती है। तो उस टाइम पे आप भैंस के पास जाके देखना, आपको अलग स्मेल दिखाई देगी, वो मीथेन की स्मेल होती है। और राइस एग्रीकल्चर करने से, धान की खेती करने से भी उसमें से मीथेन निकलती है। बायोमास को बर्निंग करने से, जैसे स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे भी मीथेन निकलती है, और सारे कई रीजन है जिनकी वजह से मीथेन निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ये एक मेडल है, अवार्ड है, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये है रॉयल गोल्ड मेडल। ये 2022 का एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का मतलब शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाना, डिजाइन करना, जिनका काम होता है, तो ये है आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्चर का मतलब यही बिल्डिंग बनाने का काम, और जो बनाता है उसे बोलेंगे आर्किटेक्ट। तो ये जो डिजाइन बनाता है उसे आर्किटेक्ट, जो डिजाइन है बिल्डिंग वगैरह का वो आर्किटेक्चर। इनके आर्किटेक्चर के लिए इन्हें वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है ये आर्किटेक्चर के लिए, ये दिया गया बालकृष्ण दोषी जी को, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का। ये हैं भाई साहब बालकृष्ण दोषी जी, जिनको अवार्ड दिया गया। इनके 70 साल के करियर में इन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए। 94 ईयर ओल्ड के हो गए हैं मिस्टर दोषी, 70 साल इन्हें काम करते हो गए हैं, और उम्र हो गई है 94। तो इन्हें आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड दिया गया। इंडिया में इन्होंने बहुत काम किया उसके लिए, और भी कई सारी बिल्डिंग के लिए काम किया। ये इनके लाइफ टाइम वर्क के लिए दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल। और कौन देता है इसे? जो ब्रिटेन की महारानी है, क्वीन एलिजाबेथ टू, उन्होंने ये अवार्ड दिया है भाई साहब इनके आर्किटेक्चर के लिए जो काम करते हैं ये। नेक्स्ट गेम है, नेक्स्ट स्कीम नहीं है, नेक्स्ट स्कीम ही है वैसे तो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, ये स्कीम पहले ही लॉन्च कर चुकी है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 में, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, इसने बताया है कि गवर्नमेंट ने 80% जो फंड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, वो खर्च कर दिया है मीडिया कैंपेन में, मीडिया कैंपेन में खर्च कर दिया है, इसलिए न्यूज में आई। ज़रूरत क्या है इसकी? अभी देखो पिछले 6 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में पॉलिटिकल लीडरशिप ने ध्यान दिया, अटेंशन दिए, और नेशनल वाइड गर्ल चाइल्ड को वैल्यू देने के लिए काम किया है। लोगों को एक तरह से जागरूक किया है गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट को ये स्ट्रेटजी में दोबारा रिविजिट करना चाहिए, और जो इसके हेल्थ और एजुकेशन में जो आउटकम निकले उनको मेजर करना चाहिए, और उनमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो है क्या ये स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में, जनवरी 2015 में हरियाणा से लॉन्च की थी ये स्कीम। किस लिए लॉन्च की थी? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को एड्रेस करने के लिए। इसका मतलब है बहुत सारे लोग गर्भ में ही लड़कियों को मरवा देते हैं, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। और चाइल्ड सेक्स रेशो जो घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उसको इंप्रूव करने के लिए। चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब है 1000 अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए लड़की कितने पैदा हो रही हैं। तो 1000 लड़के जब पैदा हो रहे थे बॉयज, 918 लड़कियां पैदा हो रही थी 2011 में, 2011 का डेटा है ये। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये इम्प्लीमेंट की जा रही है लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया में। इसमें देखो एजुकेशन को भी प्रमोट करना है और गर्ल चाइल्ड को बचाना भी है, उसका कोई फिटिसाइड ना करे, यानी कि गर्भ में ही ना मरवा दे, अबॉर्शन ना करवा दे। इसीलिए इसका नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ भी और फिर पढ़ाओ भी। ये ट्राई मिनिस्ट्रियल स्कीम है, इसमें 3 मिनिस्ट्री काम कर रही हैं, तीनों इंप्लीमेंट करती हैं इसे। एक तो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर इसको इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। इसकी आउटकम क्या निकली है, मतलब रिजल्ट क्या निकला जब से ये 2015 से लागू की जा रही है, तो क्या रिजल्ट निकला है? देखो 2014-15 में भी 918 ये चाइल्ड सेक्स रेशो था, ये इंक्रीज हो गया 16 पॉइंट, 934 हो गया है अब 2019-20 में ये डेटा है। और जो हेल्थ परसेंटेज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटी नटल केयर की,
देखो जो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है नॉर्मली, जो पहले 3 महीने होते हैं, यानी कि 3-3 महीने के कितने हो गए, ये ट्राइमेस्टर का मतलब है तीन, पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला 3 महीना, तो पहले 3 महीने में जो केयर दी जाती है डॉक्टर द्वारा, ये इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है। पहले 61% थी, ये अब 71% हो गई है 2019-20 में। जो एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, यानी कि लड़कियों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है और उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, ये भी इंप्रूव हुआ है। ये 77.45% था 2014-15 में, और अब 2018-19 का जो डेटा है वो कह रहा है 81.32% हो गया है, यानी कि इंप्रूव हुआ है पहले से। सेकेंडरी लेवल पे ये इंप्रूव हुआ है, सेकेंडरी लेवल पे मतलब 10th लेवल पे। ये याद करके रखना। देखो एक सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई हुई है, इसमें स्मॉल डिपॉजिट किया जाता है, स्मॉल डिपॉजिट स्कीम भी बोला जाता है इसे। गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ पैसा इसमें जमा किया जाता है, और वो 18 साल पूरे होने पे लड़की की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट उसे इंटरेस्ट देती है, हाई इंटरेस्ट। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, अभियान है, इसी का ही पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। कोई भी जाके देखो पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवा सकता है अपनी बच्ची का 10 साल से पहले इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना में। नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज प्रोजेक्ट एट बलूचिस्तान पोर्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो चाइना ने क्या है, बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब स्टेट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, उनमें से एक बलूचिस्तान है। वहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है भाई साहब, ग्वाडर पोर्ट। तो ये यहाँ पे कुछ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। अभी यहाँ नवंबर में 2nd वीक में ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूस चल रही है, यहाँ पे विद्रोह चल रहा है लोगों का ग्वाडर पोर्ट पे। कहाँ पे ये देखो, ये आप मैप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, ये पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पे इस एरिया में जो इंडियन ओशन से लगता है, यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट है। और पोर्ट तो आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, यानी कि यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। यहाँ पे मान लो बिल्डिंग वगैरह बना दी, यहाँ पे फिर प्लेटफॉर्म वगैरह बना दिए कि पानी के जहाज आएंगे, रुकेंगे, सामान उतारेंगे, फिर पाकिस्तान में जाएगा, फिर यहाँ से मान लो एक्सपोर्ट करना तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर जाएगा शिप में लोड करके। तो ये ऐसे पोर्ट का काम होता है। तो ये ग्वाडर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना, है किसका, पाकिस्तान का। यहाँ से देखो एक सी पैक होते हुए जा रहा है, सी पैक के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। सी पैक, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक, ये जो हमारा पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। तो इस सी पैक यहाँ से चाइना का होकर निकल रहा है, इसी का पार्ट है। ये ग्वाडर पोर्ट तक जा रहा है, यहाँ से रोड रेलवे से कनेक्टिविटी कर रहा है, पाइपलाइन भी बिछा रहा है ये यहाँ से। तो ये यहाँ पे जो ग्वाडर पोर्ट है बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो इसका विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग ही, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। इशू क्या है, जो यहाँ पे लोकल्स हैं, लोकल पीपल रहते हैं यहाँ पे, वो मार्जिनलाइजेशन में जी रहे हैं, यानी कि बहुत ही उनकी जो दुखद एक तरह से उनकी स्थिति हो गई है, पोजीशन हो गई है, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो खतरे में है, उनकी जॉब वगैरह अभी नहीं है उनके पास। लोकल कंसर्न है, क्या परेशानी है क्या इनको। देखो ये रिसोर्स रिच रीजन है, मोस्ट रिसोर्स रिच रीजन है पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिनरल्स खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में ये अंडर डेवलप्ड है अभी भी। यहाँ पे जो पीपल की लाइवलीहुड है वो खतरे में है। यहाँ पे लोगों की ना तो देखो यहाँ रोजगार ही है, और जो ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस है वो भी लोएस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बहुत ही कम है, और गैस भी यहाँ पे कम है, जो कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ ये रीजन अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे इतना विकास नहीं है। और इनकी जो लाइवलीहुड है वो फिशिंग पे बेस्ड है, ये यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं। तो इंडिया को क्या कंसर्न है इसके लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखो इंडिया के लिए इसलिए परेशानी है क्योंकि जो चाइना का ये स्ट्रेटजिक प्रोसेस है जिसमें ग्वाडर पोर्ट को ही डेवलप कर रहा है, ये अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में ये प्रेजेंस बनाना चाहता है चाइना। क्योंकि देखो ग्वाडर पोर्ट है कहाँ पे, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है, सारा इंडियन ओशन है। तो ये चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी यहाँ पे, ये इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और देखो ये इसके साथ साथ जो चाइना की नेवी है, चाइना की नेवी का नाम है प्लान, चाइना की जो नेवी है तो ये भी क्या है प्रेजेंस रखना चाहती है। एक तो ग्वाडर पोर्ट पे, एक म्यांमार में एक पोर्ट है क्योक प्यू, और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है। तो ये डेवलप कर रही है, यानी कि चाइना की जो नेवी है इंडिया को इनसर्कल कर रही है चारों तरफ से। देखो इधर एक ग्वाडर पोर्ट हो जाएगा, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्योकपो, तो ये देखो तीनों साइड से घेर लिया, उधर चारों साइड से भी घिरा हुआ है, क्योंकि चौथी साइड तो है चाइना खुद ही। तो ये एक तरह से इस जो पॉलिसी है, ये स्ट्रेटजी है, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी चाइना की। ये बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, पहले यूएस ने ये नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स की ये स्पेलिंग है, देखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये
यही थ्योरी है कि चाइना क्या है, इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है पोर्ट बना के, तो ये प्रेजेंस रखना चाहता है अपनी अरेबियन सी में भी, बे ऑफ बंगाल में भी और इंडियन ओशन में भी। तो चाइना का जो प्रोजेक्ट है ये देखो सीपैक, जिसमें ये ग्वाडर पोर्ट को डेवलप कर रहा है यहाँ पे। तो सीपैक भी कहाँ से होते हुए जाता है, ये भी इंडिया की पार्ट से होके जाता है, क्योंकि पीओके क्या है, इंडिया का ही तो पार्ट है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। तो इंडिया की सॉवरेंटी को खतरा है इसकी वजह से, यानी कि सॉवरेंटी खतरे में आ जाती है, तो इसका विरोध करता है इंडिया। और ये सीपैक पार्ट किसका है, देखो चाइना का ही एक प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का पार्ट है। इसके अंदर चाइना का है, BRI के अंदर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है और अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को रोड से, रेलवे से या शिप से, पानी के जहाज से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है और ट्रेड बढ़ाना चाहता है अपनी। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सेडिशन लॉ। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब यानी कि जब कोई विरोध करे गवर्नमेंट को हटाने का, वो एक तरह से राजद्रोह में आता है, और ये आईपीसी में दिया हुआ है सेडिशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए पॉलिटी की प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, डिटेल में देखना आपको सही तरीके से, तो उसमें देखना, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको अभी रिसेंटली न्यूज में, इसलिए क्योंकि सेडिशन लॉ को हटाने की डिमांड उठ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये क्लैरिफाई किया है कि भाई साहब हम इसको अभी हटाने वाले नहीं हैं, रिपील करने वाले नहीं हैं। ये आईपीसी है जो इंडियन पीनल कोड जो 1860 का बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का, अभी तक चल रहा है ये, और इसमें 1870 में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके अंग्रेजों ने ये 124A सेक्शन जोड़ा था, और ये डिफाइन करता है सेडिशन को। राजद्रोह क्या है, तो क्या है राजद्रोह, देखो सेडिशन लॉ न्यूज में इसलिए क्योंकि कई बार ये बहुत बार इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाता है क्रिटिक्स के अगेंस्ट, जो आलोचना करते हैं गवर्नमेंट की, कोई जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया यूजर्स है कोई, यानी कि न्यूज वाला है कोई, एक्टिविस्ट है, कोई समाज सेवक है, या कोई सिटीजन है, इसके लिए यूज किया गया है। कोविड-19 के दौरान भी गवर्नमेंट की जो आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट ने मेडिकल एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रहा, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोल रहा है उसने कई सारे, बहुत सारे पर्सन को गिरफ्तार कर लिया सेडिशन के चार्ज लगा के पेंडेमिक के दौरान, इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा। जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, वो कहता है कोई भी आदमी हो, शब्दों के द्वारा, वर्ड के द्वारा, बोल के, स्पोकन, रिटन, लिख के या किसी साइन द्वारा, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या किसी भी तरीके से अगर वो ऐसा काम करता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में हेट्रेड, घृणा फैल रही है, या वो अटेम्प्ट कर रहा है घृणा फैलाने का, या कंटेम्प्ट करना है, वो अब कोई बुराई कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, या लोगों को भड़का रहा है, एक्साइट कर रहा है, या वो लोगों को गवर्नमेंट हटाने के लिए भड़का रहा है, गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो उसको पनिश किया जा सकता है सेडिशन चार्ज लगा के। ये राजद्रोह में आएंगे, सेडिशन में आएंगे। उसे लाइफ टाइम के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की उससे सजा दी जा सकती है, और इसके साथ साथ उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, और इस सजा को 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। इशू क्या है इसके मिसयूज के, देखो कई बार गवर्नमेंट, बहुत बार इसके चांसेस होते हैं गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है, गलत तरीके से यूज करती है, क्योंकि आईपीसी का जो सेक्शन 124A है, ये कई बार जो आदमी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट इस सेक्शन का यूज करके गिरफ्तार कर लेती है सेडिशन के चार्ज लगा के। तो ये सेक्शन जो क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के में दिया हुआ है, अंडर आर्टिकल 19 के अंडर दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो बोलने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, इसका उल्लंघन करता है ये। 1960s में जब ये पास किया गया था और इसमें जोड़ा गया था, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी बाद में इसका विरोध किया था, आलोचना की थी, और जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोला था कि एज सून एज पॉसिबल इट शुड बी रिमूव्ड, कि जितना जल्दी हो सके इसको हटा देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्ट बताया था, यानी कि प्रोविज़न बताया था इसको, लेकिन देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये हटाया नहीं गया, अब तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है इसके रिगार्डिंग। 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि जो ये सेक्शन 124A है आईपीसी का, इसको बहुत ही सर्टेन कंडीशन में यूज करना चाहिए। यानी कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, मान लो किसी ने वायलेंस की है, हिंसा की है, जिसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि हिंसा हो गई है, लोग भड़क गए, रियॉट्स हो रहे हैं, तभी इसको यूज करना चाहिए, वरना नॉर्मल सिचुएशन में नहीं यूज करना चाहिए इस सेक्शन को। एक दूसरा केस है 1995 का, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसकी वजह से वायलेंस नहीं हो रही है, हिंसा नहीं हो रही है, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये सेडिशन है, तो उस केस में सेडिशन नहीं माना जाएगा।
तो सेडिशन तभी माना जाएगा जब वॉयलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, लोग मारने मरने पे उतर गए हैं, तभी उसको माना जाएगा। ये खालिस्तान है क्या? देखो खालिस्तान ये है, पंजाब जो स्टेट है हमारा, पंजाब स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग पंजाब को अलग देश बनाना चाहते हैं, कंट्री, खालिस्तान नाम देना चाहते हैं। तो ये जो खालिस्तानी बोला जाता है उन्हें, तो गवर्नमेंट उन्हें आतंकवादी भी, टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर चुकी है जो ऐसे नारे लगाते हैं, खालिस्तान की डिमांड करते हैं। तो ये खालिस्तान जिंदाबाद लगाना, नारे लगाना सेडिशन ना समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर हिंसा नहीं हो रही है, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा है तब तक। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, जरूरत क्या है अभी करने की? देखो जरूरत ये है, टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार ये ऑब्जर्व कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि जो सेक्शन 124A है जिसमें सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है, और भी कई सारी प्रोविजन है इस आईपीसी में, जैसे 153A, 505, ये सेक्शन को डिफाइन किया जाए और इनको अच्छे से डिफाइन करके क्लियरली इनकी इंटरप्रिटेशन की जाए कि ताकि इनका क्या है, गवर्नमेंट मिसयूज ना कर सके। तो यही था इस लेक्चर में बस।